ये जो क्वेश्चन है गेट 2021 का 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है और 3 क्वेश्चन छूट गया था। सो उसमें से क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3 भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। फिर 1 1 1 इस वेक्टर का इमेज देखो, 1 -1 एंड 1 और टी स्क्वायर में देखो 1 1 1 का इमेज अंडर द मैप टी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1 1 1 एंड अंडर द मैप टी स्क्वायर 1 1 2 का इमेज है 1 1 1। तो यहाँ से देखो 1 1 1 दिस वेक्टर का इमेज इज 1 1 1 एंड 1 1 2 इस वेक्टर का भी इमेज 1 1 1। सो देख सकते हो दोनों अलग अलग वेक्टर बट उसका जो इमेज दे रहा है दोनों सेम दे रहा है। सो मतलब ये जो मैप है ये तो 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है। सो मान लिया मैंने इसको x1 1 1 को और उसका इमेज को मान लिया y1। फिर टी स्क्वायर जो x2 है उसका इमेज देगा, इसको मानो जा रहा y2, ठीक है, सॉरी y1। सो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 बट अंडर द मैप टी स्क्वायर दोनों का इमेज सेम है। सो t इज नॉट 1 1 मतलब इसका रैंक तो 3 नहीं हो सकता, ठीक है। सो रैंक तो 2 हो सकता है और 2 से छोटा हो सकता है, ठीक है। सो मतलब टी स्क्वायर का जो रैंक है वो लेस इक्वल्स टू 2 और टी स्क्वायर जो मैप है वो R3 से लेकर R3 और ये लीनियर ऑपरेटर है। सो मतलब रैंक ऑफ टी स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 2। सो और देखो टी का मैप जो 1 1 का मैप है इमेज है अंडर द मैप टी। सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 1 -1 1 दिस इज कॉलम वेक्टर। सो अगर इसके ऊपर एक बार टी अप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर टी अवॉइड करोगे तो टी स्क्वायर ऑफ 1 1 1 दिस इक्वल्स टू टी ऑफ 1 -1 1 एंड टी स्क्वायर ऑफ 1 1 1 इसका इमेज देखो दिया है y1 दैट इज 1 1 1 कॉलम बराबर, ठीक है। सो दिस इक्वल टू एक्चुअली 1 1 एंड 1। सो यहाँ से दिस इम्प्लाई टी ऑफ 1 -1 1 एक्चुअली दिस इक्वल्स टू 1 1 एंड 1, ठीक है। सो टी ऑफ 1 -1 इसका इमेज है 1 1 1, ठीक है। फिर अगर इसके ऊपर और एक बार टी अप्लाई करो तो टी स्क्वायर ऑफ 1 -1 1 एक्चुअली दिस इक्वल्स टू टी ऑफ 1 1 1। फिर टी ऑफ 1 1 इसका इमेज है 1 -1 1। सो यहाँ से देखो इसका इमेज है 1 -1 एंड 1। सो फाइनली टी स्क्वायर ऑफ 1 -1 1 एंड इसका इमेज है 1 -1 एंड 1, ठीक है। सो टी स्क्वायर से इसका जो रैंक तो रैंक्स मतलब इसका जो रो स्पेस है सॉरी रेंज स्पेस है उसका देखो टी स्क्वायर का जो रेंज स्पेस होगा वो इस दोनों वेक्टर से स्पैनिंग सेट होगा, स्पैनिंग सेट इस दोनों वेक्टर का। और टी स्क्वायर ऑफ 1 -1 1 इसका इमेज है 1 -1 1। सो मतलब 1 इज एन 1 आइगन वैल्यू एंड 0 इज एन 1 आइगन वैल्यू क्योंकि टी स्क्वायर का रैंक 3 तो नहीं हो सकता, मतलब 1 आइगन वैल्यू मास 0 और 1 -1 1 टी स्क्वायर का जो इमेज है और 1 1 1 ये दोनों जो इमेज दे रहा है मैं इसको मान लिया मैंने C1 एंड C2 ये दोनों के दोनों LI है। तो इसके द्वारा जो स्पैनिंग सेट होगा यही पूरा के पूरा टी स्क्वायर का जो रेंज स्पेस होगा उसको जनरेट कर देगा। और टी स्क्वायर का जो रेंज स्पेस है वो R3 का सब स्पेस है, मतलब टी स्क्वायर का जो रेंज स्पेस है उसका बेसिस के अंदर दोनों LI सेट है। सो उसका डायमेंशन होगा 2, ठीक है, क्योंकि C1 रेंज ऑफ टी स्क्वायर में है और C2 भी रेंज ऑफ टी स्क्वायर में है। सो उसके द्वारा जो स्पैनिंग सेट है उसका डायमेंशन 2 होगा, मतलब टी स्क्वायर का जो रेंज है वो पक्का 2 होगा, ठीक है। मैंने इसको मान लिया W। सो W इक्वल्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ C1 एंड C2। सो डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू एक्चुअली 2, ठीक है। सो टी स्क्वायर का जो रैंक है वो पार्टिकुलर 2 है, ठीक है। 2 से छोटा नहीं हो सकता और 3 तो नहीं हो सकता। सो मतलब W इक्वल्स टू रेंज ऑफ स्पैन और सॉरी स्पैन रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वायर, ठीक। सो रैंक ऑफ टी स्क्वायर एक्चुअली दिस इक्वल्स टू 2, ठीक है। नाउ और एक पॉपुलर इनइक्वालिटी है रैंक ऑफ टी स्क्वायर। सो दिस एक्चुअली 2 एंड रैंक ऑफ टी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर और रैंक ऑफ टी नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई रैंक नलिटी थ्योरम। और इस इनइक्वालिटी से रैंक ऑफ टी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर और रैंक ऑफ टी स्क्वायर है 2। तो रैंक ऑफ टी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू 2। सो रैंक ऑफ टी 2 हो सकता है और 3 हो सकता है क्योंकि टी का जो डोमेन है वो है R3 और कोडोमेन है वो भी R3। तो टी का रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है। सो
आइदर 2 है और 3 है, लेकिन टी स्क्वायर का जो एक आइगन वैल्यू है वो है 0। सो अगर टी स्क्वायर का एक आइगन वैल्यू 0 होगा तो टी का भी एक आइगन वैल्यू वो मस्ट भी 0 होगा। अगर टी का एक आइगन वैल्यू 0 होगा तो रैंक ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब रैंक ऑफ टी ऑलवेज लेस इक्वल्स टू 2। सो देखो, इसको अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो, मैंने मान लिया λ1 λ2 λ3, ठीक है। ये 3 आइगन वैल्यू है फॉर टी का 3 आइगन वैल्यू है, ठीक है। सो टी स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू है वो है λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर एंड λ3 स्क्वायर, ठीक है। मैंने मान लिया इसका एक आइगन वैल्यू 0 और उसको पकड़ लिया λ1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से λ1 आएगा 0। सो देखो, टी स्क्वायर का एक आइगन वैल्यू 0 लेके आप टी का एक आइगन वैल्यू 0 यहाँ से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो मतलब टी का एक आइगन वैल्यू मस्ट 0 होगा। सो अगर टी का एक आइगन वैल्यू 0 होता है तो रैंक ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू 3। सो रैंक ऑफ टी ऑलवेज लेस इक्वल्स टू 2, लेकिन रैंक ऑफ टी 2 हो सकता है, 2 से तो छोटा नहीं हो सकता। सो रैंक ऑफ टी सो दिस इक्वल्स टू 2। सो फाइनल जो आंसर है, देखो रैंक ऑफ टी पूछा है तो रैंक ऑफ टी आएगा 2, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देखो लेट आर बी द रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म ऑफ ए 4x4 रियल मैट्रिक्स ए एंड लेट द थर्ड कॉलम ऑफ आर बी 0 1 0 0। एक कॉलम वेक्टर दिया है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट पी दिया है एंड सिस्टम दिया है, उसके गामा के वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा इसके बारे में पूछा है, और स्टेटमेंट क्यू दिया है। देखो आर आर ई एफ रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म में एक 4x4 मैट्रिक्स का जो थर्ड कॉलम है दिया है, देखो 0 1 0 0। मतलब फर्स्ट रो में जो पाइवट आएगा वो आइदर फर्स्ट पोजीशन में आ सकता है और सेकंड पोजीशन में आ सकता है, ठीक है। इसको मानो R2 और जो पहला ये तो नॉन जीरो रो है, ठीक है। और जो इसके अंदर पाइवट R2 के अंदर पाइवट आ सकता है 1 से पहले, लेकिन R1 में पाइवट आइदर फर्स्ट पोजीशन में आएगा, उसको नाम दे दिया *1, एंड आइदर सेकंड पोजीशन में आएगा, उसको नाम दे दिया *2। ये दोनों केस पॉसिबल है। और देखो, और ये भी हो सकता है R2 के अंदर पाइवट या तो फर्स्ट पोजीशन में आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में नहीं आएगा क्योंकि R1 के अंदर पाइवट मस्ट आएगा। सो फर्स्ट पोजीशन में नहीं होगा। सो अगर फर्स्ट पोजीशन पे इसको नाम दे दो *1, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 0 होगा, और सेकेंड रो में पाइवट मानो *2, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। एक केस हो सकता है। और थर्ड कॉलम में पाइवट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैंने मान लिया यहाँ पर थर्ड रो में एक पाइवट आया है, इसका नाम दे दिया *3। सो ये जो *1 *2 *3 ये RREF में है, मतलब इसको अगर *i नाम दो, *i का वैल्यू 1 होगा हमेशा, ठीक है। देखो इसको अगर तुम केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे करके बनाओगे तो मैंने मान लिया केस 1, इसके अंदर एक केस ले लिया, इसको नाम दो *1 फिर *2, ठीक है। देखो पाइवट आएगा, जो थर्ड कॉलम है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन फर्स्ट रो में पाइवट फर्स्ट पोजीशन में आ सकता है और सेकंड पोजीशन में आ सकता है, और सेकंड रो में पाइवट फर्स्ट पोजीशन पे तो कभी नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पाइवट हमेशा स्टेयर केस में आएगा। सो अगर इस कॉलम को बिठा दो 0 1 0 0 और इस यहाँ पे पाइवट स्टार आया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 होगा, और फर्स्ट कॉलम का जो पाइवट होगा उसके अंदर हर एक एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। सो थर्ड कॉलम में मैंने मान लिया इस पोजीशन पे लास्ट पोजीशन पे, थर्ड रो में लास्ट पोजीशन पे पाइवट आया है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम है, तो दिस इक्वल्स टू इसका जो रैंक इस RREF फॉर्म में मैट्रिक्स का जो रैंक हमेशा मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है, और मिनिमम रैंक के बारे में नहीं पूछा तो मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है, ठीक है। सो 1 फ्री वेरिएबल ऑलवेज एग्जिस्ट। सो मतलब इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन तो कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर हमेशा इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए 0 के अलावा अल्फ़ा बीटा गामा 0 ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। इसीलिए इस सॉल्यूशन के अंदर जो गामा का वैल्यू है उसका वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा इसके बारे में पूछा है, ठीक है। अगर इस सिस्टम को और एक केस बना लो जरा, केस 2 अगर बनाओगे तो थर्ड कॉलम तो फिक्स्ड है 0 1 0 0, ठीक है। और फोर्थ कॉलम में पाइवट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर देखो फर्स्ट रो में पाइवट मैंने मान लिया सेकंड पोजीशन में आया है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट पोजीशन में आया है और सेकंड पोजीशन छोड़ दो, ठीक है। और सेकंड रो में सेकंड पोजीशन में आया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 होगा, ठीक है, उसमें 0 बिठा दो। और थर्ड कॉलम में जो पाइवट मैंने इस केस में माना नहीं आया है, ठीक है। सो ये भी एक केस हो सकता है।
तो अगर इस सिस्टम को अगर तुम इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा बीटा गामा जीरो, ये सॉल्यूशन बोला है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करो ज़रा, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, दिस सिस्टम सेटिस्फाई द सॉल्यूशन सेटिस्फाई द सिस्टम, सो दिस इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो मैट्रिक्स को ज़रा मल्टीप्लाई करो, यहाँ से देखो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम अगर मल्टीप्लाई करोगे, स्टार का वैल्यू है 1, दैट इज अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, ठीक है। हर एक स्टार का वैल्यू है 1, पहले स्टार का वैल्यू 1 लिया तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, और सेकेंड रो से बीटा प्लस गामा, देखो सेकेंड रो के साथ अगर फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। यहाँ से गामा तो 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बीटा इक्वल्स टू माइनस गामा ये फॉर्म आया है, ठीक है। और थर्ड रो से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो गामा इक्वल्स टू 0, तो गामा इक्वल्स टू 0 मतलब बीटा इक्वल्स टू 0, सो गामा इक्वल्स टू 0 आया है इस केस में। अगर सेकंड केस में अल्फ़ा बीटा गामा 0 मल्टीप्लाई करो और उसके साथ 0 के वेक्टर के साथ अगर इक्वल करोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सो दिस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, और सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, सो बीटा प्लस गामा दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो थर्ड रो के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, सो मतलब गामा इक्वल्स टू माइनस बीटा। इसमें अगर बीटा का वैल्यू तुमने 1 चूज कर लिया तो गामा का वैल्यू होगा -1, सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, सो 0 1 -1 एंड 0, ये भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन इस सॉल्यूशन में देखो गामा का वैल्यू है -1, ये 0 नहीं है, तो 0 हमेशा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन स्टेटमेंट पी में पूछा है, उसने जो बोला है देखो गामा का वैल्यू हमेशा 0 होगा, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पी इज फॉल्स। और स्टेटमेंट क्यू को देखो जरा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R4, रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड में से आर बी। देखो रैंक ऑफ ए जो है वो लेस इक्वल्स टू 3 है, मतलब ये फुल रैंक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये फुल रैंक होता तो अगर एनी वी आप R4 से उठा लो तो इससे साथ ऐड कर दोगे तो रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ए का रैंक 3 से छोटा है और इसको मान लो जो कॉलम है ए के अंदर C1 C2 C3 C4, उसके साथ एक वेक्टर बी ऐड कर दिया, ठीक है। ये जो बी वेक्टर है अगर C1 C2 C3 C4 इसके साथ एलाई है तो रैंक में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 4 होता है, लेकिन मतलब रैंक ऑफ ए इज फुल रैंक, तो इसमें अगर बी एल आई है और एल डी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू मतलब लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो इस केस में अगर बी एल आई है तो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा, तो C1 जो कॉलम स्पेस है ए का उसके अंदर उसके अंदर जो बेसिस है मानो C1 C2 एंड C3, और बी एक एल आई वेक्टर है तो इसके साथ एल आई है, मतलब इसका रैंक एक इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और अगर ये एल डी है तो रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉलम स्पेस जो है ए का उसका जो बेसिस है उसके साथ अगर बी एल आई है तो उसमें रैंक का इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है, रैंक इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये बी वेक्टर एल डी है तो रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों के तीनों जो बी वेक्टर है ये 3 वेक्टर से जनरेट होगा, ठीक है। सो रैंक सेम होगा आर की, ठीक है। तो लेकिन इस केस में देखो यहाँ पे रैंक जो ए था फुल रैंक नहीं है, ठीक है। मैंने एक बी वेक्टर ले लिया जो ए के साथ मानो एल आई है और आर के साथ एल डी है, तो रैंक में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। सो अगर एक एग्जांपल से देखो जरा, अगर मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया, ए मान लो जरा 0, ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स। सो इसको अगर तुम 0 1 0 0 यहाँ से मान लो, फिर इसको 0 1 2 2 0, ठीक है, फिर 0 2 2 0, फिर 0 0 0 0, ठीक है। एक 4x4 मैट्रिक्स है। इसका अगर आर आर ई एफ निकालोगे तो आर जो मैट्रिक्स आएगा दिस इक्वल्स टू एक्चुअली इसका रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म, ठीक है। ये आएगा 0 1 0 0, फिर 0 2 2 0, फिर R3 इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। और अगर R2 के साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 1 हो जाएगा। और फिर देखो ये आएगा 0 1, सेकेंड रो जो आएगा 0 1 1 1, ठीक है। और इसके जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा देखो C2 और C3 जो कॉलम वेक्टर है दोनों के दोनों एल आई है, ठीक है। अगर इसके साथ
एक वेक्टर बी अगर मान लिया, मानो जो रैंक ऑफ आर है दिस इक्वल्स टू 2, ठीक है, लेकिन रैंक ऑफ जो ए था, ए भी 2 था, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर, सो ए इज सिमिलर टू रो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। आर जो था वो ए का रो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स था। सो दोनों का रैंक तो सेम होगा, लेकिन इसके साथ अगर एक वेक्टर मानो 1 1 0 0, इसको नाम दे दो बी वेक्टर, ठीक है। अगर इसको लोगे जो इसके साथ ऐड कर दोगे कॉलम में, तो ए वेक्टर जो है देखो, जो C2 वेक्टर था इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी को अगर ले लोगे तो LD हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन को देखो जरा, अगर थर्ड पोजीशन जो था उसमें कोई चेंज करोगे तो भी जो आर के अंदर इसके फिर से लोगे तो रैंक इंक्रीज हो सकता है, लेकिन 1 1 0 0 लेके इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसलिए मैंने थर्ड पोजीशन को 1 ले लिया और फर्स्ट पोजीशन में 0 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही देखना होगा, क्योंकि आपको ऐसा वेक्टर उठाना है जिससे रैंक चेंज होगा, ठीक है। सो मैंने मान लिया 0 1 1 0, ये बी वेक्टर है। ये जो बी वेक्टर है तो आर मैट्रिक्स के साथ और ए मैट्रिक्स के साथ C3 जो है C3 का मल्टीपल है, देखो क्योंकि बी वेक्टर को आप 1/2 C3 ऐसे ले सकते हो। सो बी और C3 जो है ये LD वेक्टर है। सो ए का अंदर जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा बी के लेके, ठीक है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा, ठीक है, सॉरी 2 होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है बी ए मैट्रिक्स के साथ हर एक कॉलम के साथ LD है, ठीक है, C3 के साथ LD है। लेकिन ये बी वेक्टर आर के अंदर देखो जो C2 और C3 कॉलम था, सो उसके साथ LI है, मतलब इसको लेके अगर तुम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे आर और बी को लेके, उसका जो रैंक होगा ना वो एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो आर और बी को लेके जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका रैंक होगा 3। सो बी वेक्टर सेम ले लिया, लेकिन रैंक ऑफ ए है 2 और रैंक ऑफ आर बी ए है 3। सो दोनों का रैंक इक्वल नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट क्यू में इन्होंने बोला है रैंक इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है। सो स्टेटमेंट जो था एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सो क्यू भी फॉल्स है। सो ऑप्शन ए में बोला है बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो पी इज़ ट्रू बट क्यू इज़ फॉल्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में बोला है पी इज़ फॉल्स एंड क्यू इज़ ट्रू, ये भी फॉल्स है। सो ऑप्शन डी बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये है रैंक नलिटी रिलेटेड। सो लेट ए बी ए 3x4 मैट्रिक्स एंड बी बी ए 4x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नलिटी ऑफ ए पूछा है और बी ए नॉन सिंगुलर होगा कि नहीं होगा इसके बारे में पूछा है। जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा 3x3, सो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ए बी बोला है नॉन सिंगुलर, मतलब रैंक ऑफ ए बी जो है वो इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। और एक फार्मूला है रैंक ऑफ ए बी, सो दिस इज लेस इक्वल्स टू ऑलवेज लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। सो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए बी है और रैंक ऑफ ए बी है 3, सो 3 लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। सो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। सो ए का जो मैट्रिक्स है देखो, ए मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर का, ठीक है। सो इसका जो मैक्सिमम रैंक वो 3 हो सकता है, और बी का जो ऑर्डर देखो 4x3 मैट्रिक्स 4x3 ऑर्डर का, सो इसका जो मैक्सिमम रैंक वो भी 3 है। सो मैक्सिमम रैंक ऑफ ए 3 हो सकता है, दिस इक्वल्स टू 3, एंड मैक्सिमम रैंक ऑफ बी ए भी 3 है, ठीक है। सो दोनों मैट्रिक्स का जो रैंक मैक्सिमम रैंक है वो 3 से तो ज़्यादा नहीं होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। सो अगर तुम रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी ऐसा चूज करो जैसे 3 के साथ, मतलब 3 ग्रेटर देन 2 हो जाए, ये कंडीशन आएगा इसके साथ। अगर चूज करोगे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 और रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू 2, और रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू 3, और फिर दोनों का रैंक 2 ले लो जरा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू 2। इस 3 केस में कोई भी केस में ये जो इनक्वालिटी था ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि 3 लेस इक्वल्स टू 2 दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 ग्रेटर देन
2 है। सो ये जो कंडीशन आया है ये एब्सर्ड कंडीशन। सो ये कंडीशन इस 3 केस के अंदर किसी भी केस में सेटिस्फाई तो नहीं होगा, ये कन्फर्म है। सो रैंक ऑफ ए 3 तो नहीं हो सकता, और मतलब एक का रैंक 3 और एक का रैंक 2 ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, और दोनों का रैंक 2A भी पॉसिबल नहीं है। मतलब एक पॉसिबल केस है जो है रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी दोनों का दोनों रैंक सेम है एंड दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 3। सो अगर ये 3 होगा तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। मतलब नॉलिटी ऑफ ए जो है वो कितना होगा, ए का देखो, ए का कॉरस्पॉन्डिंग अगर तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे वो है एक 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मानो R4 से लेकर R3, ठीक है। सो R4 से लेकर R3, लेकिन यहाँ पर देखो रैंक ऑफ जो A आया है वो है 3, ठीक है। सो बाय रैंक नॉलिटी थ्योरम नॉलिटी ऑफ A इक्वल्स टू एक्चुअली रैंक ऑफ A, सॉरी डायमेंशन ऑफ द डोमेन एंड माइनस के रैंक ऑफ ए। सो डायमेंशन ऑफ डोमेन देखो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डोमेन मतलब R4 का जो डायमेंशन है वो है 4। सो ये एक्चुअली ये लीनियर ट्रांसफॉर्म है R4 से लेकर R3। सो डायमेंशन ऑफ द डोमेन स्पेस दैट इज R4, इसका डायमेंशन है 4 और रैंक ऑफ टी है 3। सो नॉलिटी आएगा 4 माइनस के 3 दैट इज, देखो क्योंकि रेंज स्पेस 3 है फुल रैंक मैट्रिक्स, और जो नॉलिटी आएगा 4 माइनस के, ठीक है, 4 माइनस के 3 दिस इक्वल्स टू 1। बट पी स्टेटमेंट बोला है नॉलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स है। और क्यू स्टेटमेंट देखो, क्यू स्टेटमेंट बोला है बी ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो पी स्टेटमेंट फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट बोला है बी ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो बी ए को देखोगे, बी ए है कितने क्रॉस कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। बी ए बोला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बी ए है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और बी ए का जो रैंक है वो नॉन सिंगुलर बोला है, मतलब बी ए का रैंक होगा 4। सो रैंक ऑफ बी ए दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 4 एंड दिस लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ ए, ठीक है, रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ ए। और रैंक ऑफ बी ए है 4, यहाँ से बिठा हो जा रहा है, रैंक ऑफ 4 लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए that is 3 and rank of b 3. So minimum of 3 that is 3. So 4 less than equals to 3, ये कंडीशन तो एब्सर्ड कंडीशन है क्योंकि 4 ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पर देखो 4 लेस इक्वल्स टू 3 आया है। सो एब्सर्ड कंडीशन। सो क्यू जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन देखो यार, ऑप्शन ए में बोला है बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी देखो पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, ये भी गलत है। सो ऑप्शन डी देखो पी एंड क्यू आर फॉल्स, सो स्टेटमेंट ट्रू है।